हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, हमसे कहीं ना कहीं रूल्स का वायलेशन हो जाता है और अगर रूल्स का वायलेशन होता है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आपको इन सारी की सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए एक पर्टिकुलर एक्ट इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं, विस्तार से उसको समझ चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी डिफरेंट पॉइंट को पूरा डिटेल में समझ चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं और जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे रिलेटेड भी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के दोस्तों पॉइंट नंबर 14 तक भी अलग अलग वीडियोस के जरिए मैं हर एक पॉइंट को आपको विस्तार से एक पॉइंट को बारीकी से सारी डिटेल्स के साथ में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। तो दोस्तों आज देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 15 के बारे में। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि यह पॉइंट नंबर 15 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 पर जो वो इंस्पेक्शन करते हैं, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए।
इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिटेल में समझ चुके हैं। यहां पर दोस्तों आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां पर एमपी लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं तो इसीलिए यहां पर मैंने मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। हो सकता है दोस्तों कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये आपका एक्ट हो जाएगा। जैसा हो सकता है कि दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 6 डिफरेंट वीडियोस रिलीज किए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी हम पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 14 तक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसी का मिनिमम वेजेस एक्ट का पॉइंट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रिलेटेड भी हम सारी बातें विस्तार से बात करेंगे, सब चीजें अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और जो फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो उसमें हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित जो भी रूल्स हैं उनको भी पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसके अकॉर्डिंग किन किन चीजों पे प्रतिबंध है, जो हमारे एडोलेसेंट वर्कर्स हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं या उनके पेमेंट के एक्ट क्या है। तो ये पूरा का पूरा हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। सो दोस्तों जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो एक इस तरीके का फॉर्म पूरे आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के बाद में पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल करने के बाद में आपको दे करके जाते हैं। तो ये फॉर्म की पेज नंबर 1 है, इसकी एक पेज नंबर और भी है, पेज नंबर 2, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर शो किया हुआ है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले दोस्तों हम यही समझ लेते हैं कि आखिर इस पेज के अंदर ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं, कौन सी जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि यहां पर क्या हो गया, जो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या करने के लिए आने वाले हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इंस्पेक्शन की डेट भी लिखी जाएगी, यानी कि किस तारीख में इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा किस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी वहां पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों प्लेस भी लिखा जाएगा कि जिस प्लेस पर वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसे कि ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे 6 डिफरेंट एक्ट से संबंधित वो बातें करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं आपके बिजनेस का। तो दोस्तों हर एक एक्ट के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स वो आपसे जानकारी ले रहे हैं उसके लिए वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं, और जो फॉर्म वो यूज करेंगे उसके ऊपर उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम लिखा रहेगा। मतलब सीधा ये है कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है, ये पेज नंबर 1 और इसका जो पेज नंबर 2 है वो केवल और केवल एक ही एक्ट के बारे में है, और वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो सारे पॉइंट यहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड ही हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पे जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा, आपके कंपनी की, आपके बिजनेस की, आपके एस्टेब्लिशमेंट की ईमेल आईडी, आपके एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स भी यहां पर लिखी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जब हम कभी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहां पर लिखा जाएगा, और साथ में नेचर ऑफ बिजनेस भी लिखा जाएगा। मतलब कि आप किस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, किसी होटल को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, कोई कोचिंग हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। तो जिस भी टाइप के बिजनेस को आप कर रहे हैं वो यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो यहां पे वो फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपके कंपनी के जो ऑनर हैं उनका पूरा नाम और उनका पूरा एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर टोटल कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेटली, यानी कि अलग अलग उनका नंबर्स क्या हैं वो भी यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सपोज आपकी कंपनी के अंदर 40 मेल वर्कर काम कर रहे हैं, 40 फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं, तो टोटल दोस्तों यहां पे ये हो जाता है 80। तो टोटल 80 नंबर हो गया। अब दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑनर है वो अवेलेबल नहीं हो।
मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि ऑनर की प्रेजेंस में ही वो इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो क्या लेबर अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे? इंस्पेक्टर साहब क्या वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि वो वापस नहीं जाएंगे। वो अपना काम करने के लिए आए हैं तो वो तो अपना काम करेंगे ही। हाँ, ये जरूर है कि वो जो इंस्पेक्शन है अब वो ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा। अब वो ऑनर की एब्सेंस में है तो फिर किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? तो वो कंपनी के कोई और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी के, उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और साथ में वो कंपनी में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों ये पूरा फॉर्म मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्शन किया जाता है? तो वो है दोस्तों 18, 19, 14, 17 एंड 24 के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं और सारे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को देखा जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के पॉइंट नंबर 13 तक, और नेक्स्ट पेज पर भी पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15 भी है। तो इतने सारे पॉइंट एक सिंगल वीडियो में दोस्तों कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था। सो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आ पाएगा कि कौन सी ऐसी जरूरी जानकारी है कि जो उसके अंदर दी गई है और आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन जानकारी न होने की वजह से हमसे रूल का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने आप को इन परेशानियों से बचाना तो वीडियो को जरूर देखिए, सारे वीडियोस को देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब ये पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में ये पूरा कंप्लीट आपके जो भी आपके बिजनेस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक कर लिया मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर क्या करते हैं, कहीं पे वो यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, कहीं पे यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, ऐसे करके वो करते हैं। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि वो कहां पर यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? क्या वो अपनी मनमर्जी से ये काम करते होंगे कि जहां मन किया उन्होंने यस लिख दिया, जहां मन किया उन्होंने नो लिख दिया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करते हैं। आपके बिजनेस के, आपके एस्टेब्लिशमेंट के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में पॉइंट वाइज जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पॉइंट को, उस रूल को, मिनिमम वेजेस एक्ट के उस रूल को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए वो यस लिख करके जाएंगे। और जहां भी रिकॉर्ड चेक करने के बाद में उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं ये कंपनी उस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर वो वहां नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे रूल्स को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि वो हर जगह यस लिखेंगे। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव की वजह से हमसे कोई ना कोई वायलेशन हो ही जाता है। मैं इसका दोस्तों एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराया, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मिल गई, हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ला करके अपनी फाइल में लगा दी। अब हमको लगा कि हमने तो पूरा रूल को फॉलो कर लिया है। जी नहीं दोस्तों, यहां पे एडिशनली एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखनी है। कोई वॉल पर, कोई नोटिस बोर्ड पर, कोई पिलर पर, मतलब जो भी एक विजिबल प्लेस हो सकता है जहां पे आते जाते लोग उसको देख पाए, जो आपके स्टाफ है वो देख पाए, या कोई लेबर अधिकारी कोई आते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो वो देख पाए। अब दोस्तों चूंकि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, आपने उसकी कॉपी लगाई नहीं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्हें वो कॉपी मिली नहीं, तो फिर क्या हुआ कि रूल का वायलेशन हुआ। रूल का वायलेशन हुआ तो परेशानियां हुई। तो दोस्तों परेशानियों से बचना है तो वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं आगे अगले सेकंड पेज के ऊपर कौन सी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस पेज में ये उसी फॉर्म का सेकंड पेज है। इस फॉर्म के अंदर आप, इस पेज के अंदर आप दो टेबल देख पा रहे होंगे, एक ये टेबल है, एक नीचे टेबल है। तो एक एक करके हम इन टेबल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चूंकि ये पूरा का पूरा जो इंस्पेक्शन है ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है, तो इसके लिए वो आपके कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनसे मिल करके पूरी डिटेल जानकारी भी वो लेंगे। और सारे एम्प्लॉइज से नहीं मिलेंगे, कुछ एम्प्लॉइज से, हो सकता है 2, 4, 5, 10 जो भी उनका मन करे उनसे वो मिल करके उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नानुसार कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों का कथन दर्ज किया गया, पाया गया। यानी कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं एट प्रेजेंट, उनमें से किसी रैंडमली किसी को भी बुला करके वो पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे और जो वो बताएंगे उसको यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ पे ऐसे करके आप सीरियल नंबर डाल देंगे, जितने भी एम्प्लॉय का वो डिटेल
मतलब उसका इंस्पेक्शन करेंगे या उनसे पूछताछ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्रमिक का नाम एवं पता। तो एम्प्लॉय का उनका नाम पूछा जाएगा कि भैया आपका क्या नाम है, उनका एड्रेस पूछा जाएगा, उनका काम का स्वरूप यानी कि वो किस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है कि वो प्रोडक्शन यूनिट में हो सकता है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकता है कि वो किसी कस्टमर केयर में हो। तो मतलब जो भी पर्टिकुलर बिजनेस को वो कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर टाइप के वर्क को वो कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनसे पूछने के बाद में यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में कार्य का अवधि, अब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिससे वो पूछताछ की जा रही है वो कितने साल से या कितने महीने से या कितने दिन से वो कंपनी में काम कर रहा है। कोई कहेगा हो सकता है 6 महीने, कोई कहेगा साल भर, कोई कहेगा 2 साल, कोई कहेगा कि सर मुझे 10 दिन हुए आए हुए। तो ऐसे करके वो जो भी बताएंगे उन डिटेल को यहाँ पे नोट की जाएगी। कार्य का समय, अब उनके वर्किंग आवर्स क्या है ये भी यहाँ पे डिटेल पूछी जाएगी उनसे और उसको नोट किया जाएगा। तो वर्किंग आवर्स किसी का हो सकता है 10 से 6 का टाइम हो, किसी का 9 से 5 का टाइम हो। तो अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर या अलग अलग आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अलग अलग आपकी शिफ्ट भी लगती है, तो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है किसी की जो शिफ्ट है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक हो। तो मतलब जो भी शिफ्ट है, जो भी उनका वर्किंग आवर्स है, वो उनसे पूछ करके यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में उनसे एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी कि उनको पर्टिकुलरली उनको कितना वेतन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, यानी कि कितना सैलरी उनको पे की जा रही है। तो वो उनसे पूछताछ करके वो यहाँ पे डिटेल को नोट किया जाएगा और लास्ट में उनके सिग्नेचर भी लिए जाएंगे, यानी कि हर एक एम्प्लॉय के जिससे पूछताछ की गई है उसके अकॉर्डिंग उनके सिग्नेचर भी यहां पर लिए जाएंगे। सो दोस्तों यहां पे ये पॉइंट नंबर 14 है और ये यहां पे पॉइंट नंबर 15 है। इस पॉइंट नंबर 15 के बारे में ही आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों यहां पे एक टेबल आप और देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर टेबल। अब इसमें टेबल में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है पर्टिकुलरली जो मैं डेट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ये डेट है 1 अक्टूबर 2024 और ये जो टेबल है ये सरकार के द्वारा निर्धारित एम्प्लॉइज के लिए मिनिमम वेजेस जो डिसाइड किए गए हैं उसकी टेबल है। मतलब कि सरकार ने कितने मिनिमम वेजेस को डिसाइड किया है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को इतना पेमेंट तो करना ही करना है, इससे कम आप 1 रुपया भी पे नहीं कर सकते हैं और इससे ज्यादा जितना मर्जी पे करें उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सरकार ने इनकी भी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। तो पहले उन 4 कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो एक कैटेगरी है आपकी अकुशल यानी कि अनस्किल्ड वर्कर, एक हो गई आपकी कुशल यानी कि स्किल्ड वर्कर, एक हो गई आपकी अर्ध कुशल यानी कि सेमी स्किल्ड वर्कर और एक हो गया आपका उच्च कुशल यानी कि हाई स्किल्ड वर्कर। तो इन चारों कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस सरकार ने निर्धारित किए। दोस्तों यहां जो अमाउंट दिया गया है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो अमाउंट है वो है और 1 अक्टूबर 2024 को ये जारी किया गया है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हो या हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद देख रहे हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय पर उस तारीख के अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इन अमाउंट को, इन मिनिमम वेजेस को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है और साथ में डेट टू डेट भी ये वेरी कर सकता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सरकार इन मिनिमम वेजेस के रेट को, अमाउंट को चेंज करती रहती है। तो ये 1 अक्टूबर को जारी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित रेट है। तो यहां पे हम समझते हैं कि यहां पे क्या चीजें हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका अनस्किल्ड वर्कर है उसके लिए 393 रुपीस पर डे और अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 10,225 रुपीस पर मंथ। आपका जो स्किल्ड वर्कर है उसके लिए आ जाते हैं 479 रुपीस पर डे और 12,460 रुपीस पर मंथ। जो सेमी स्किल्ड वर्कर है उसके लिए है 426 रुपीस पर डे और अगर मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 11,082 रुपीस पर मंथ। और जो आपका हाई स्किल्ड वर्कर है उसके लिए आ जाता है आपका 529 रुपीस पर डे और अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 13,760 रुपीस पर मंथ। तो दोस्तों ये जो टेबल है सीधा सीधा ये हमसे यही कह रही है कि आपको इतने मिनिमम वेजेस तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी, यानी कि आपके जो एम्प्लॉई हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉई को किस कैटेगरी में रखते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इतना मिनिमम वेजेस तो देना ही देना है। जैसा कि अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए 393 रुपीस पर डे आपको देने हैं। अगर आप यहां पे 392 रुपीस पर डे भी दे रहे हैं तो आप रूल का वायलेशन कर रहे हैं और रूल का वायलेशन मतलब परेशानियों को दावत। आगे देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में, यानी कि अगर किसी वजह से
आपके आपके द्वारा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या कंपनी के द्वारा कोई भी रूल का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। अब क्लैरिफिकेशन के साथ साथ में आपको एरियर भी पे करना होगा। अब ये एरियर क्या है, तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि एरियर क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मंथली आपको एक अनस्किल्ड लेबर को 10,225 रुपीज पे करने 1 अक्टूबर ऑनवर्ड। सपोज कीजिए कि आप को जानकारी नहीं है इस बारे में कि 1 अक्टूबर से ये रेट चेंज हो चुके हैं, आप उसको 8,000 रुपीज पर मंथ आप पे कर रहे हैं। तो जनवरी के मंथ में आपके जो लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, पाते हैं कि भैया इस अनस्किल्ड लेबर को तो केवल 8,000 पे किए जा रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी 2,225 रुपीज कम पे कर रही है, जो कि सरकार ने निर्धारित किए हैं उस मिनिमम वेजेस से भी कम पे कर रही है। तो अगर कम पे कर रही है तो रूल का वायलेशन है, मतलब 2,225 रुपीज कम पे कर रही हैं तो 2,225 पर मंथ के हिसाब से और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि 4 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करके आपको एरियर पे करना होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई को, वो देना होगा। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपने जो रूल का वायलेशन किया हुआ इसका क्लैरिफिकेशन भी देना होगा और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपको क्या करना होगा, ये एरियर सहित भुगतान करना होगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है इसके साथ में उसको पेमेंट भी करना होगा कि भैया हमने इतना पेमेंट कर दिया। इसके लिए जो लेबर डिपार्टमेंट है आपको कुछ टाइम देगा, हो सकता है 7 डेज का टाइम हो, 10 डेज का टाइम हो, 15 डेज का टाइम हो, 5 डेज का, जो भी टाइम वो देता है उतने दिनों के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन के साथ में, एरियर के साथ में ये उसको देना होगा और लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के ये पूरा का पूरा डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। अब पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, उसके बाद में लास्ट में जो लेबर इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया है उनके सिग्नेचर यहां पर मतलब वो सिग्नेचर करेंगे अपने, साथ में आपके कंपनी की एक सील भी लगवाई जाएगी जो मोहर होती है, और साथ में जिन पर्टिकुलर पर्सन के प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर किए जाएंगे। अब यहां पे पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो गया, इसकी एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, आपकी कंपनी को दे दी जाएगी और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखिए जो आज हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 15 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 15 कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहां पे ये पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है, न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों के क्रमांक, यानी कि कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको की जो मिनिमम वेजेस सरकार ने तय किए हैं उससे कम जो अमाउंट है वो मिल रहा है। हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है 0 भी हो। मतलब अगर आप यहां पे आपकी कंपनी मतलब ये लेबर इंस्पेक्टर अगर ये लिखते हैं कि 0 या नो, तो इसका मतलब है कि आप रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सारे एम्प्लॉइज को आप मिनिमम वेज एक्ट से रिलेटेड जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा ही पे कर रहे हैं, कम पे नहीं कर रहे हैं। और अगर कहीं पर भी एक भी एम्प्लॉय का नंबर आता है कि एक एम्प्लॉय को आप कम पे कर रहे हैं या 2 को कर रहे हैं कम, तो रूल का वायलेशन है और एक्सप्लेनेशन फिर आपको देना ही पड़ेगा विद एरियर। तो नंबर ऑफ द वर्कर्स रिसीविंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस। देखिए थोड़ा मैं बैक में जाता हूं फॉर्म के अंदर, यहां पे ये जो फॉर्म है यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों के क्रमांक, मतलब वो नंबर लिख करके जाएंगे, वो हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो यहां पे 0 लिख करके जाएं, ये भी लिख करके जाएंगे, मतलब कि रूल फॉलो हो रहा है। 0 लिखा है तो इसका, या नो भी लिख सकते हैं कि मतलब कोई भी नहीं है, यहाँ पे क्रमांक पूछा गया है, क्रमांक में तो नंबर लिखना होता है, लेकिन वो नो लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको कि न्यूनतम वेतन से कम प्राप्त हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। आगे समझते हैं दोस्तों। तो यहां पे ये चीज हो गई, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, सो इन इंडिया 33% ऑफ द वेज वर्कर्स और 62 मिलियन पीपल, अगर हम 62 मिलियन पीपल की बात करें, फॉर पेड लेस देन द नेशनल मिनिमम वेजेस, यानी कि जो पूरे कंट्री के अंदर जो नेशनल मिनिमम वेजेस है जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, उसमें पूरे कंट्री के अंदर लगभग 62 मिलियन या हम कह दें तो 33% जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस से कम वेतन दिया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी दे रही है, बट कंट्री में जो और ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं उनमें से ऐसा मतलब सर्वे के बाद में निकल के आया है कि 33% के आसपास जो है वर्कर्स को कम वेतन दिया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है, ये कहता है, सो द प्रॉब्लम ऑफ लो पे इज मोर कॉमन फॉर विमेन देन मैन। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लो पे की, कि कम वेतन दिए जाने की जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के साथ में ज्यादा प्रिवेल कर रही है एज कंपेयर टू मेल। मेल में इतना ज्यादा रेशियो नहीं है, मतलब जैसे 33% यहां पे टोटल लिखा है, तो ऐसा मान सकते हैं कि 50% जो विमेन है उनको
कम वेतन दिया जा रहा है या 20% जो मेल है उनको कम वेतन दिया जा रहा है, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 वाज क्रिएटेड। तो इस एक्ट को क्रिएट किया गया क्योंकि ये जब सर्वे में पाया गया कि जो वेजेस हैं उनको कम पे किया जा रहा है, जितनी वो बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे उनको कम ही पे किया जा रहा है, तो इस वजह से इस एक्ट को क्रिएट किया गया टू इंश्योर करने के लिए दैट मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड। तो एक तो क्या है कि ऐसा नहीं कि सरकार ने एक बार मिनिमम वेजेस को तय कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड, और रिवाइज करके भी क्या होगा, ये अपवर्ड ही रिवाइज किए जाएंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभी मिनिमम वेजेस जो है 400 चल रहे हैं तो रिवाइज हुआ 2 साल बाद 4 साल बाद में तो उसको घटा करके 300 कर दिया, नहीं दोस्तों, वो बढ़ा करके 400 का 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, बट कभी भी घटेगा नहीं, तो वो अपवर्ड उसको रिवाइज किया जाएगा इन डिफरेंट स्टेट। अब ये जो अमाउंट है ये एक्चुअल में स्टेट के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग्स में होती है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि अलग अलग स्टेट के अंदर ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये अमाउंट अलग अलग हो सकती हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज हैं या जो आपकी अदर स्टेट्स हैं उनके अंदर ये रेट अलग अलग हो सकते हैं। एक्ट आल्सो एस्टेब्लिश्ड एन एडवाइजरी बोर्ड, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग एक एडवाइजरी बोर्ड भी होता है टू कोऑर्डिनेट कमिटीज, जिससे कि वो कमिटीज के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके एंड सब कमिटीज के साथ में दैट एडवाइज अ गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट को यानी कि ये जो कमेटी होती है ये पूरा सर्वे करने के बाद में सरकार को एडवाइज करती हैं ऑन फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग, कि एक तो वो जो मिनिमम वेजेस हैं उनको फिक्स करे और साथ में रिवाइज भी करे जो मिनिमम वेजेस हैं उनको, तो ये एडवाइजरी कमेटी उनको सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को। द एक्ट आल्सो एस्टेब्लिश सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो एक तो ये आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी कमेटी और सब कमेटी हो सकती है, और इसके अलावा दोस्तों एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी होता है जिसको कि हम कैब के नाम से बोलते हैं, टू कोऑर्डिनेट विद द एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड को कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड अदर मैटर्स अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो और बाकी के मैटर्स होते हैं उन सबको भी क्या करने के लिए, क्या कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी एक और एडवाइजरी बोर्ड है या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। What happens if employers don't pay minimum wages? तो देखिए दोस्तों कि अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है जो कि मिनिमम वेजेस को पे नहीं कर रहा है, भले ही वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो एम्प्लॉयर्स हु डोंट पे मिनिमम वेजेस, हु डोंट पे मिनिमम वेजेस यानी कि जो भी मिनिमम वेजेस को पे नहीं करते हैं, कैन बी फाइंड, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 तक, और इम्प्रिजन्ड या फिर उनको जेल भी हो सकती है फॉर अप टू 5 ईयर्स और बोथ, या फिर क्या हो सकता है दोनों भी हो सकता है, यानी कि 5 साल की जेल, 10,000 रुपए फाइन या दोनों, ये भी मतलब ये एम्प्लॉयर के साथ में हो सकता है। अगर आप मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहे हैं, अगर वो 493 रुपीज है, आप उसे 490 भी पे कर रहे हैं, 450 भी पे कर रहे हैं, तो भी आप रूल का वायलेशन कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब क्या है यहाँ पे, वर्कर्स हु आर पेड लेस, यानी कि वो पर्टिकुलर वर्कर जिनको की कम पे किया जा रहा है, लेस देन मिनिमम वेजेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा निर्धारित अमाउंट है उससे कम वेजेस पे किए जा रहे हैं, कैन फाइल अ कंप्लेंट, तो वो वर्कर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विद द लेबर इंस्पेक्टर। तो लेबर ऑफिस में जाकर के, लेबर इंस्पेक्टर के पास जाकर के आप अपनी कंप्लेंट को, यानी कि वर्कर्स अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, और जब उनके पास में कंप्लेंट आएगी तो फिर वो एम्प्लॉयर से पूछताछ की जाएगी, उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, और अगर ये पाया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से कम पे किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रूल का वायलेशन हो रहा है, और उसके साथ में ये पेनल्टीज हो सकती हैं। अदर रिलेटेड इश्यूज, ऐसे ही जो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड और जो इश्यूज हैं वो भी हो सकते हैं। सो मेनी वर्कर्स आर अनअवेयर, तो क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे वर्कर्स तो ऐसे हैं जो कि अनअवेयर हैं ऑफ द लॉस, कि उन्हें कानून के बारे में पता ही नहीं है। बेचारों को 400 रुपीज मिल रहे हैं, 300 मिल रहे हैं, वो चुपचाप लेकर के रख ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ सरकार ने हमारे लिए मिनिमम इतना वेतन तय किया हुआ है, हम इससे कम पे, हमको इससे कम पे नहीं किया जा सकता। तो दे आर अनअवेयर ऑफ द लॉस दैट प्रोटेक्ट देयर राइट, क्योंकि जो कानून है वो उनके राइट्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है टू रिसीव डिसेंट वेजेस, कि जिससे कि उनकी मेहनत का एक अच्छा अमाउंट उनको मिल सके। तो इसके लिए सरकार उनके अधिकारों को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उस राइट के बारे में वर्कर्स क्या है, अनअवेयर हैं। तो मेनी वर्कर्स डोंट रिसीव पे स्लिप, और बहुत सारे वर्कर्स हैं ऐसे भी हैं जो कि जिनको पे स्लिप भी नहीं मिलती है।
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे पे स्लिप नहीं दी जाती है। तो इस पे स्लिप से रिलेटेड भी एक अलग वीडियो हम अलग से बात कर चुके हैं कि जहां पर पे स्लिप देना भी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो दोस्तों समझते हैं हाउ डज द एक्ट अप्लाई, कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 15 के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये कैसे अप्लाई होता है। एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये ऑल इंडिया एप्लीकेबल है। एक्ट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर। तो मेल और फीमेल वर्कर के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट, तो ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, गवर्नमेंट को अलाउ करता है, सरकार को अलाउ करता है टू फिक्स, कि वो निर्धारित कर सकती है, फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस, यानी कि कम से कम, ये जो न्यूनतम वेतन की हम बात कर रहे हैं ये निर्धारित कर सकती है फॉर टाइम वर्क, कि टाइम टू टाइम निर्धारित कर सकती है। फॉर पीस ऑफ वर्क, किस पर्टिकुलर टाइप के वर्क के लिए बात की जा रही है वो भी निर्धारित कर सकती है। एंड ओवर टाइम वर्क, तो जैसा कि हमने ओवर टाइम से रिलेटेड भी वीडियो अलग हमने देखी थी, तो उसमें भी हमने बात की थी। तो ओवर टाइम से रिलेटेड जो वर्क है जिसमें कि हमें मालूम है कि हमें नॉर्मल वेजेस से डबल रेट से उसको पे करना होता है ओवर टाइम के लिए, तो वो भी सरकार निर्धारित कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास में राइट्स हैं। सो गवर्नमेंट कैन रिवाइज, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो रिवाइज भी कर सकती है मिनिमम वेजेस एवरी 5 ईयर्स। तो मिनिमम वेजेस को वो हर 5 साल में भी रिवाइज कर सकती है, या अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो वो उससे कम टाइम में भी वो रिवाइज कर सकती है। मतलब मिनिमम 5 ईयर्स तो रिवाइज करना है ही है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे, अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट चाहे तो वो 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में भी इसको रिवाइज कर सकती है। सो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में, सारी छानबीन करने के बाद में, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाने के बाद में मैंने दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए इस वीडियो के अंदर डाल दी है। इसमें दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि ऑल इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर सारे के सारे रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ कुछ रूल के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये रूल भी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एप्लीकेबल हो सकता है। हो सकता है कि कहीं पर ये रूल 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों इसीलिए अपने स्टेट के लेबर अधिकारियों से मिलकर के सारे के सारे रूल्स को, हर एक एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल कहां करेंगे, तो ईमेल आप हमको कर सकते हैं legal@pably.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करने की, उनको रिजॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। सो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे फ्यूचर में रिलीज होने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।